अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय ने गुजरात के साहिल से टकराना शुरू कर दिया है। तूफ़ान सौराष्ट्र और कच्छ के साहिल से टकराने के साथ ही हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर फ़ी घंटे तक पहुँच गई है। महकमे मौसमियात ने लैंडफॉल की पूरी शिद्दत रात 8 से 10 के दरमियान रहने की पेशगोई की थी। इस दौरान हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर फ़ी घंटे तक पहुंच सकती है। महकमे मौसमियात का कहना है कि तूफान की लैंडफॉल आधी रात तक जारी रहेगी। कच्छ और सौराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहां तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश हो रही है। कई इलाकों में दरख्त और खंभे गिरने लगे हैं। साहिली इलाकों से 94,000 से ज़्यादा अफराद को बचा लिया गया है। कोस्ट गार्ड ने 15 जहाज और 7 तैयारे तैयार रखे हैं। NDRF की 27 टीमें भी तैनात की गई हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के साहिली इलाकों को भी समुद्री तूफान बिपरजॉय के हवाले से हाई अलर्ट पर रखा गया है। बहरिया अरब में एक हफ्ते तक रहने के बाद ये तूफान आज शाम तक पाकिस्तान के सूबे सिंध में केटी बंदरगाह से टकराने का इम्कान था। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि समुद्री तूफान उस वक्त केटी बंदर से 155 किलोमीटर दूर है। हवाएं 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। समुद्र में 30 फीट तक लहरें उठ सकती हैं। तूफान से जुड़े तमाम खतरात के पेश नज़र हुकूमत ने 72,000 लोगों को इंतहाई खतरे वाले इलाकों से निकाला। अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा गया। स्कूलों और सरकारी दफातर को रिलीफ सेंटर बना दिया गया है। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने गुज़िश्ता बीजेपी हुकूमत के जरिए उठाए गए कई मुतनाज़िया इक़दाम को अब ठीक करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गई है। इस अमल में सिद्धारामैया काबीना ने आज फैसला लिया कि कर्नाटक में लव जिहाद कानून यानी जबरन मजहब तब्दीली कानून को वापस लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जुमेरात के रोज़ कर्नाटका काबीना ने स्कूली किताबों में भी कई तब्दीलियों को मंजूरी दी है। साबिक़ा बीजेपी हुकूमत में जिन अबवाब को किताबों में शामिल किया गया था उन्हें हटाया जाएगा। हुकूमत ने स्कूलों में आइन की तमहीद को पढ़ना भी लाजमी बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक की स्कूली किताबों में तब्दीली को लेकर कई दिनों से तबादला ख्याल हो रहा था। किताबों में होने वाली तब्दीली की जानकारी मिलने के बाद से ही बीजेपी रियासती हुकूमत पर हमलावर थी। हालांकि जुमेरात को सिद्धारामैया हुकूमत ने यह हतमी फैसला सुनाया कि किताबों में ज़रूरी तब्दीलियाँ की जाएंगी। इस तब्दीली को लेकर कांग्रेस हुकूमत ने 5 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसकी क़यादत राजप्पा दिलवाई कर रहे हैं। किताबों से जहां हेडगेवार और सावरकर को हटाया जाएगा, वहीं नेहरू और अंबेडकर की एंट्री होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के सोशल साइंसेज की किताबों में कुछ अबवाब तब्दील किए जाएंगे। RSS बानी हेडगेवार से जुड़ा मजमून हटाया जाएगा और सावरकर से जुड़े सभी हिस्सों को भी हदफ किया जाएगा। See, what they have done wrong is told by people also. And we are only correcting, remedying the wrongs done by. See, what they have done wrong
is told by people also. And we are only correcting, remedying the wrong. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदरनशीन ब्रिजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान के जिनसी इस्तेसाल के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। जुमेरात को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग के जिनसी इस्तेसाल के मामले की 550 सफ़ात की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। दूसरी जानिब 6 बालिग पहलवानों के जिनसी इस्तेसाल के मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में तकरीबन 1000 सफ़ात की चार्जशीट पेश की गई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी मुज़म्मीन में शामिल है। दरहकीकत 7 ख़वातीन पहलवानों ने 21 अप्रैल को ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस से जिनसी हरासानी की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 केसेस दर्ज किए थे। पहला मुकदमा 6 बालिग ख़वातीन पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक मुकदमा नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था। नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा कि तहकीकात में जिनसी इस्तेसाल का कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए हम इस केस को बंद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान सुमन नलवा मामले में पॉक्सो ने कहा कि हमने अदालत से दरख्वास्त की कि शिकायत कुनिंदा के बयानात यानी मुतासिरा के वालिद और खुद मुतासिरा के बयानात की बुनियाद पर केस को मनसूख किया जाए। को आगे अग्रिम सुनवाई के लिए रखा। कौन सर कौन से सेक्शन बता दीजिए सर। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 354, 354B, 354A and 506 पार्ट 1 ऑफ द IPC। ये अवेलेबल है सर। सर एक चीज बताइए सर, चार्जशीट में कितने एक्यूज बनाए गए हैं सर? सर कितने एक्यूज हैं? चार्जशीट में कितने एक्यूज बनाए गए हैं? अच्छा सर एक और चीज बता दीजिए, पटियाला हाउस कोर्ट में सर क्या हुआ है सर? पटियाला हाउस कोर्ट में हमने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल किया। दिस इज कैंसिलेशन ऑफ FIR। दिस इज नॉट कैंसिलेशन FIR, दिस इज कैंसिलेशन रिपोर्ट। लॉ कमीशन ने फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन का अमल शुरू कर दिया है। इसके लिए अवामी और मजहबी इदारों से राय तलब की गई है। कमीशन ने चारशंबे के रोज जारी एक बयान में कहा कि 22वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मंजूर शुदा मजहबी इदारों के नजरियात को जानने के लिए फिर से फैसला लिया है। जो लोग भी इस ताल्लुक से दिलचस्पी रखते हैं और ख्वाहिशमंद हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। कमीशन ने नजरियात पेश करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सदारत वाले 22वें लॉ कमीशन ने ख्वाहिशमंद लोगों से 30 दिन में अपनी राय अपने वेबसाइट या ईमेल पर देने के लिए कहा। वाज़ेह है कि वजारत कानून की सिफारिश पर 22वां लॉ कमीशन दीगर बातों के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी जांच कर रहा है। इससे पहले 21वें लॉ कमीशन ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले की जांच की थी। लोगों से राय भी मांगी गई थी। इस वक्त लॉ कमीशन ने उस पर मजीद बहस की जरूरत बताई थी। इस बात को 3 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। अब नए सिरे से ये अमल शुरू किया जा रहा है। वाज़ेह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC का मतलब होता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी के लिए यकसा कानून होना चाहिए, वो शहरी किसी भी मजहब या ज़ात पात से क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक समेत ज़मीन जायदाद की तकसीम में भी सभी मज़ाहिब के लिए यकसा कानून नाफिज होगा। माहिरीन कानून बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक गैर जानिबदार कानून है, इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद क़वानीन का यकसा सेट फराहम करना है। यह मुल्क के सभी शहरियों पर यकसा तौर पर नाफिज होता है, चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखते हों। लॉ कमीशन की जानिब से यकसा सिविल कोड पर कंसल्टेशन शुरू करने का इरादा जाहिर करने पर कांग्रेस ने हैरत का इजहार किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जयराम रमेश ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 21वां लॉ कमीशन की जानिब से ये कहा जा चुका है कि फिलहाल यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, मगर मोदी हुकूमत ऐसा तकसीम कारी को हवा देने के लिए कर रही है। जयराम रमेश ने बयान में कहा कि हिंदुस्तान के 22वें लॉ कमीशन ने 14 जून 2023 को एक प्रेस नोट के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोबारा कंसल्टेशन करने के अपने इरादे का इजहार किया है। वजारत कानून और इंसाफ के प्रेस नोट के हवाले से वाज़ेह है कि ऐसा पहले भी किया गया था। ऐसे में लॉ कमीशन का यकसा सिविल कोड के बारे में फिर से गुफ्तगू करने का फैसला हैरत अंगेज है। उन्होंने कहा कि इससे कबल 21वें लॉ कमीशन ने साल 2018 के अगस्त के महीने में इस मौजू पर एक मुशावरती खत जारी किया था। जयराम रमेश ने कहा कि लॉ कमीशन ने गैर वाज़ेह या गैर मंतकी दलाइल के अलावा कंसल्टेशन की कोई ठोस वजह नहीं बताई है, जबकि 21वें लॉ कमीशन ने इस मौजू पर बड़े पैमाने पर जायजा लेने के बाद पाया था कि यकसा सिविल कोड की ना तो इस मुकाम पर ज़रूरत है और ना ही ये मतलूब है। लिहाजा इस मसले को हवा देने की कोशिश मोदी हुकूमत की तकसीम कारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने और साफ तौर पर नजर आ रही है।
साफ तौर पर नजर आ रही नाकामियों से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए है। वादी गलवान में हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान पेश आने वाले तसादुम के वाक़े को 3 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी हुकूमत पर हमला बोला। पार्टी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत की नाकामियों की वजह से इन 3 सालों में LAC पर जमूद बरकरार नहीं रह सका। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई मरतबा इस मौजू पर पार्लियामेंट में बहस करने की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा दरखास्त नामंजूर कर दी गई। जाहिर है कि मोदी हुकूमत इस मामले में अवाम को अंधेरे में रखना चाहती है। ख्याल रहे कि अब से 3 साल पहले आज ही के दिन मशरकी लद्दाख के इलाके में हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें हिंदुस्तानी फौज के 20 फौजी शहीद हो गए थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की सुर्ख आंख धुंधली हो गई है, जिस पर उसने चीनी चश्मा पहन रखा हुआ है। इस मामले पर कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने भी मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। 3 साल पहले हमारे देश की सरहद, हमारी भूभागीय अखंडता की रक्षा करते हुए 20 जांबाजों ने वो सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए पूरा देश कृतज्ञ है, जिसके लिए उनका नमन है। और उन 20 जांबाजों की शहादत के बाद आज उनके परिवार, आज उनका देश सच जानना चाहता है, क्योंकि उनकी शहादत के 4 दिन बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने बिना पलक झपकाए पूरे देश के सामने ये झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है, और उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आज भी कोर कमांडर लेवल की जो टॉक्स होती हैं, उसमें कितनी बड़ी विडंबना है कि चीन का PLA वही भाषा बोलता है जो देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और ये हम नहीं, आपके देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। पिछले 3 सालों में, ठीक 3 साल हो गए, और पिछले 3 सालों में हमें सबक सिखाना था चीन को। हमने क्या किया? हमने चीन के साथ अपना व्यापार सबसे ज्यादा बढ़ा लिया। चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर पिछले 3 सालों से बना हुआ है। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन से हो गया, और देश की आंखों में धूल झोंकी जाती रही कोई ऐप बैन कर कर। यह है आपका न्याय, यह है आपका न्याय संगत होना, यह है आपका लाल आंख दिखाना। गलवान की शहादत के बाद जब पहली बार नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक सामने आए, वो बाली में था। खाने की थाली छोड़कर लाल आंख दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर जी हजूरी करने लगे। चीन हमारे साथ, हमारे जवानों के साथ, जाबाजों के साथ ये हौसला रखता है करने का, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री झूले झूल रहा था और शहनाई सुन रहा था। चीन का PLA वो भाषा जो देश का प्रधानमंत्री बोलता है। इस देश की सेना का शौर्य और पराक्रम तो वो है कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला है। उन्होंने चीन को बार बार सबक सिखाया है। उस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे हम सब नतमस्तक हैं, लेकिन सेना के हाथ क्यों बांधे जा रहे हैं? 65 में से आज 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से सेना को पीछे क्यों किया गया है? क्यों बफर जोन बनाया गया है? क्यों अमेरिका का राजदूत कहता है कि जब भी हम मामला उठाने की बात करते हैं, इंडिया डजंट वांट टू पोक चाइना इन द आई? क्यों हमारा स्टेटस क्वो एंटे अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति अभी तक वापस मेंटेन क्यों नहीं हुई है? 3 साल हो गए इस मामले को। आज उस जाबाजों के, उन वीर गति प्राप्त लोगों के परिवार ये सवाल पूछते हैं, ये देश ये सवाल पूछता है कि कब तक नरेंद्र मोदी जी चुप रहेंगे, और कब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, और कब तक इस देश का विदेश मंत्री सेना का अपमान करेगा ये कहकर कि हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है। तो हम क्यों अंग्रेजों से लड़े? हम क्यों बाकी ताकतों से लड़े? तो असलियत यह है कि सरकार को आज के दिन, आज शहादत दिवस इन लोगों का जवाब देना चाहिए। सरकार की ओर से चुप्पी है, सरकार की ओर से चीन का नाम नहीं लिया जाता है, सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के झूठ को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जाती है और अन्य मंत्रालयों को झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन असलियत यह है कि चीन का नाम तो आपको लेना पड़ेगा, और जाबाजों की जो शहादत हुई है उसकी कीमत चीन को चुकानी पड़ेगी। ठीक 3
मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल के न्यू चाकोन इलाके में जुमेरात को एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा। कर्फ्यू के बावजूद कुछ घरों को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई, इसमें कुछ लोग जख्मी हुए। आरएएफ ने सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इम्फाल के लामफिल इलाके में चारशंबे की रात वजीर सनत नीमचा कुब्जन के सरकारी बंगले को आग लगा दी गई। कुब्बन इस वक्त घर पर नहीं थे, ताहम फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कुब्जन बीजेपी के साथ कोकी एमएलए में से एक है और ये रियासत की वाहिद खातून वजीर है। इससे कबल मैटी के ज़ेर असर ज़िले कानपुकी में मंगल की रात होने वाले हमले में 9 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, 10 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस ने बताया कि हमला कानपुकी से मुत्तसिल और इम्फाल मशरकी जिले में वाक़ खामलो गाँव में सुबह तकरीबन 1 बजे पेश आया था। ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯏ RAF land. मणिपुर में तशद्दुद के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस ने जुमेरात को मुतालबा किया कि कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA से यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के सरबरा SS हाकिब के उन इंकशाफात की तहकीकात करें कि उनकी तंजीम और कुछ अस्करियत पसंद तंजीमों ने मणिपुर में और दीगर शुमाली मशरकी रियासतों में बीजेपी को इंतखाबात जीतने में मदद की थी। पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर अजय कुमार ने कहा कि आज मणिपुर में अमन अमान की सूरत हाल ऐसी है कि कल इम्फाल में बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली एक खातून वजीर के घर को जला दिया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मणिपुर में अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम है। वो लौह पुरुष होने का दावा कैसे करते हैं? मणिपुर में 9 लोग मारे गए लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई है। अभी भी विश्वास करते कि कोई ना कोई अच्छे पदाधिकारी इसका जांच अगर ईमानदारी से करेगा, ये पता लगेगा कि हेमंत बिस्वा NIA has to investigate हेमंत बिस्वा शर्मा एंड राम माधव कि कुकी मिलिटेंट के साथ क्या समझौता इन्होंने किया। 2017 असेंबली चुनाव के लिए, 2019 लोकसभा के लिए और 2022 के असेंबली चुनाव के लिए क्या समझौता हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव ने किया। क्योंकि ये तो बोल ही रहा साहब, राम माधव, डियर मिस्टर अमित शाह, राम माधव, राम माधव, राम माधव एंड हेमंत बिस्वा शर्मा। शर्मा का स्पेलिंग गलत था, फिर शर्मा बोलेगा कि ये मेरा स्पेलिंग नहीं है, कोई और शर्मा है, आप देख लीजिए। और अलग टीवी चैनल का स्टोरी चल जाएगा कि ये शर्मा नहीं, दूसरा शर्मा को खोज के ले आओ, वही शर्मा है। Did the union government make a mockery? ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस मिलिटेंट के साथ चिदम्बरम साहब के समय में, ये वो भी इसी मुख्यमंत्री थे, तब जो है कुकी जो है चरमपंथी के साथ हम लोग ने एक समझौता किया कि वो जो है एंटी इंडिया एक्टिविटीज बंद करेंगे और उनकी मिलिटेंट एक्टिविटी सीज फायर नेगोशिएशन, जो सीज फायर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का एक समझौता जो है 3 पार्टी के बीच में, मणिपुर, भारत सरकार और कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक समझौता हुई थी। उसमें चिदम्बरम साहब का एक प्रमुख होता और रिबोबी सिंह साहब का। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद 2022 में इन लोगों को 15 करोड़ रुपए देते हैं। बस भैया बताइए, किस मिलिटेंट ग्रुप को आप 15 करोड़ दोगे? क्यों दोगे? किस कारण से आप पैसे दे रहे हो यार 15 करोड़? बट नो डिस्कशन बॉस, क्या बोले, टैक्स पेयर्स मनी। तो ये टैक्स पे, क्योंकि टैक्स पेयर आजकल खूब भला कर रहे हैं कि सुविधा नहीं मिलना चाहिए, फी नहीं मिलना चाहिए, तो टैक्स पेयर से ये पूछे कि मोदी जी से तो पूछ लो कि टैक्स पेयर का पैसा क्या कर रहा है। बीच बीच में आ जाता है ना कि ये बीजेपी के लिए जो ये अपर इनकम लोग जो टैक्स पेयर्स मनी इज बीइंग वेस्टेड, ये टैक्स पेयर मनी से ज्यादा वेस्ट क्या हो रहा है? यदि ये स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग चरमपंथी संगठन को हथियार दिए थे क्या? हथियार सचमुच में जो है लूटे नहीं गए, निमंत्रण देकर के दिए गए थे क्या? ये जांच के विषय है।
और क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारत विरोधी ताकतों के साथ समझौता किया है ताकि वो चुनाव जीत जाए? और ये सीरियस क्वेश्चन है भाई साहब. See, let me disabuse you that these guys are nationalists. They only want election. They don't care if India burns. Please remember, one of India's greatest son, Pandit Jawaharlal Nehru, भारत. आम आदमी पार्टी के वजीर सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस में न सिर्फ लीडरशिप क्राइसिस है बल्कि आइडियाज का भी क्राइसिस है. इनका लोगों से जुड़ाव खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की बहुत सारी स्कीमात का कांग्रेस पार्टी ने पहले मजाक बनाया था, लेकिन बाद में उन्हीं स्कीमों को कॉपी किया गया जिनमें मुफ्त बिजली और मुफ्त आरटीसी बस में ट्रैवल शामिल है. देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके विषय में लगभग रोज लोगों के बीच में चर्चा रहती है कि कांग्रेस की बदहाली के कौन लोग कारण हैं, कांग्रेस क्यों उभर नहीं पा रही, इसके पीछे कौन लोग हैं, कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर क्या समस्या है. और अब कांग्रेस के विषय में जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि कांग्रेस में ना सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है, कांग्रेस के पास आइडियाज का भी क्राइसिस है. कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस हद तक खत्म हो गया है कि उनके पास कोई अपना मैकेनिज्म भी नहीं बचा कि वो ये जान पाए कि लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है. और इसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं सबूत पब्लिक डोमेन में जो आता है वो ये है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे नई उभरती हुई ग्रो करती हुई पार्टी से आइडियाज और मैनिफेस्टो तक चुराने लगी है. मैं देख रहा था कि क्या कोई तरीका है कि हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को कॉपीराइट करा लें कि कोई और ना चुरा पाए. हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने पहली बार यह कहा कि भाई इलेक्शन मैनिफेस्टो तो झूठे होते हैं, हम जो बात इलेक्शन के अंदर अपना वादा करेंगे वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल खड़े होकर कह रहे हैं ये चीजें मैं पूरी करूंगा. और कांग्रेस इस शब्द गारंटी तक को चुरा चुकी है. हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की सिक्योरिटी में फिर एक बार बड़ी चूक हो गई है. नीतीश कुमार मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, उसी वक्त बाइकर्स गैंग के 2 अरकान सीएम का सिक्योरिटी घेरा तोड़कर घुस गए. सीएम बाइक से टकराने से बचे, उन्होंने बचने के लिए फुटपाथ की जानिब दौड़ लगा दी. नीतीश कुमार सुबह अपने एक प्रोग्राम में माफ कीजिएगा, वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. सुबह करीब 6:45 बजे तेज रफ्तार से बाइकर्स बेतरतीब तरीके से वजीर आला के सिक्योरिटी घेरे में घुस गए. वो सीएम को कट मारते हुए निकल गए. इस दौरान नीतीश कुमार बचने के लिए फुटपाथ की जानिब दौड़े. बताया जा रहा है कि सीएम नहीं हटते तो बड़ा हादसा हो सकता था. इस पूरे मामले के बाद जांच शुरू कर दी गई है और उन बाइकर्स की पहचान की जा रही है. मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने राजधानी भोपाल की सतपुरा भवन में लगी आग पर रियासती हुकूमत को घेरते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त के इम्कान पर ही क्यों सरकारी इमारतों में आग लगती है. दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि सिर्फ असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त के इम्कान पर ही ये आग लगी है. ये हैरत अंगेज इत्तेफाक है. जैसा कि बीजेपी हुकूमत का नारा है, मध्य प्रदेश अजीब है, ये हैरत अंगेज है. वाकई गजब है. बदनवानी करने और उसे छुपाने में कोई भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता.
राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने इस बार इंतखाबात से 2 महीने पहले ही कांग्रेस के टिकट तय करवाने की पैरवी की है। गहलोत ने यह भी माना कि कई मौजूदा एमएलए इलेक्शन हार रहे हैं। यूथ कांग्रेस की मीटिंग में गहलोत ने कहा कि कुछ हमारे एमएलए खुद ही कहते हैं कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं, हम उनको पूछेंगे कि आप किसे मौका देना चाहते हैं। अभी इंतखाबात में जीतना है तो सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देना चाहिए, तब हम जीतेंगे। और ये संतोष जी प्राणी भी है, इसने कहा था काम बहुत हुए मेरे, फिर भी अगर हो जाए तो सड़कें बन जाए, स्कूल खुल जाए जो बंद पड़ी है, तो ये तो मांग चलती रहेगी। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस प्रकार से जनहित के कार्यों को करने में हमेशा भूमिका अदा करूं। बहुत सारे 5 बजट पेश किए हमने, 5 पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने सीवरेज के सेप्टिक टैंक से 500 रुपए के नोट वाले 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये रकम लुधियाना की एटीएम कैश कंपनी सीएमएस से हुई 8 करोड़ 39 लाख की चोरी का हिस्सा थी। लूट के मास्टरमाइंड मंदी पूना के पार्टनर मनजिंदर मनी ने गांव अब्बूवाल में ये पैसे छुपा के रखे थे। उसने इन रुपयों को ईंटों से बांधकर सेप्टिक टैंक में छुपा दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो ये रकम बरामद की गई। पुलिस मुलाजिमीन ने सीवरेज से रुपए निकालकर उन्हें पानी में धोकर जब्त किया। मनजिंदर मनी से पुलिस अभी तक 1.5 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। वो इस कंपनी में 4 साल नौकरी कर रहा था। वहीं इस मामले में पुलिस ने 7वें मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद हाईकोर्ट में जुमेरात को धोखाधड़ी के मामले की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मुतासिरीन ने सुसाइड की कोशिश की। सुनवाई के दौरान एक कपल समेत 4 लोगों ने फिनाइल पी लिया। चारों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल चारों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। सूरा थाने के पीआई जिग्नेश अग्रवाल ने बताया कि सुसाइड की कोशिश करने वाले चारों मुतासिरीन फरियादी हैं। आज कोर्ट में मुलजिमीन की आर्जी जमानत की पिटीशन की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। कोर्ट ने जैसे ही पिटीशन मंजूर करने का फैसला सुनाया तभी चारों ने कोर्ट रूम में ही फिनाइल पी लिया। पुलिस की टीमें 2 एम्बुलेंस से चारों को सिविल अस्पताल ले गई। दिल्ली के मुखर्जी नगर में वाकई कोचिंग सेंटर में जबरदस्त आग लग गई। आग आज दोपहर में लगी जब कोचिंग सेंटर में तुलबा पढ़ाई कर रहे थे। आग लगने की वजह से तुलबा के दरमियान अफरा तफरी फैल गया और सभी अपनी जान बचाने के लिए रास्ता तलाश करने लगे। हर तरफ चीखों पुकार भी मच गई और फौरी तौर पर आतिशबाजी की इत्तला पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड को भी दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग बुझाना शुरू किया। तुलबा को रेस्क्यू करने का काम भी तेजी के साथ किया गया। पंजाब के मोहाली सेक्टर 83 इलाके में पार्किंग यार्ड जमींदोज हो गया। पुलिस ने बताया कि जिस इमारत में पार्किंग यार्ड में कई गाड़ियां पार्क की हुई थी कि अचानक इमारत मुनहदिम हो गई। हादसे में ज्यादातर 2 व्हीलर्स को नुकसान पहुंचा और ये गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई। ये वाकया चाशुम्बे की शाम में पेश आया। पुलिस ने बताया कि वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी के जख्मी होने की इत्तला है। खुशकिस्मती की बात यह है कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया वहां कोई मौजूद नहीं था। मोहाली पुलिस के मुताबिक पार्किंग उस वक्त मुनहदिम हो गया जब उससे मुतसिल ज़ेरे तामीर इमारत में सेलार की खुदाई का काम जारी था। इजिप्ट के पेलोपोनेस में तारिकीन वतन को ले जाने वाला एक जहाज उलट जाने से कम 78 लोगों की मौत हो गई जबकि 104 को बचा लिया गया। इजिप्शियन मीडिया ने चाशुम्बे को ये इतला दी। एक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया बहरिया रोम में तारिकीन वतन के सबसे मुहलिक जहाज़ों के हादसे का शिकार होने में से एक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने बताया कि जहाज़ में कम से कम 400 माइग्रेंट्स सवार थे जबकि जिंदा बच जाने वालों का अंदाजा है कि जहाज में 700 माइग्रेंट सवार थे। बचाए गए तारिकीन वतन को मुबैना तौर पर कालामता की बंदरगाह भेज दिया गया जो पेलोपोनेस के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए आई न्यूज़ चैनल।